नेपाल हिमालय की धरती जहां हर कदम पर शांति और संस्कृति और साहसिक सफर मिलता है, लेकिन आज यही देश नाराजगी और गुस्से से घिर चुका है। काठमांडू की सड़कों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक हर जगह सिर्फ एक सवाल नेपाल किस ओर जा रहा है। यह कहानी उस छोटे से हिमालयी देश की है जहां सोशल मीडिया पर बैंड ने चिंगारी जलाई है और वहां चिंगारी देखते ही देखते आग में बदल गई। सब कुछ शुरू हुआ एक अचानक फैसले से। सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी है। कहा गया है ये प्लेटफॉर्म अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन युवाओं ने इसे अपनी आवाज़ दबाने की कोशिश माना है। नेपाल ने जेन जी पीढ़ी जो मोबाइल और इंटरनेट पर जीती है, उन्होंने यह बैन मंजूर नहीं था। क्लास में बैठे छात्र, ऑफिस से निकले कर्मचारी, सभी ने मिलकर कहा इनॉर्थ इस इनॉर्थ। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, पोस्टर उठे, नारे लगे, फिर सोशल मीडिया, नो मोर करप्शन। ये सिर्फ इंटरनेट की लड़ाई नहीं, ये नई पीढ़ी की आवाज़ की लड़ाई थी। आंदोलन का विस्फोट। शुरुआत विरोध प्रदर्शन, कुछ ही दिनों में आंदोलन बन गया था। काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग जाम हो गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, आंसू गैस छोड़ी गई, लाठियां बरसी, लेकिन हर प्रहार के बाद भीड़ और बड़ी हो गई। आंदोलन के बीच अफवाह भी फैली कि सरकार आंदोलनकारियों पर गोली चला रही है। वीडियो वायरल हुए जिसमें घायल युवा दिख रहे थे। दर्जनों लोगों की जान चली गई, सैकड़ों घायल हुए, जेल टूट गई और हजारों कैदी भाग निकले। नेपाल का सबसे शांत देश अब एक बारूद का ढेर बन चुका था। सत्ता का पतन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, वो नेता जिन्होंने कई बार राजनीति के कठिन मोड़ पार किए थे, लेकिन इस बार जनता का गुस्सा इतना गहरा था कि सरकार बच नहीं पाई। लगातार दबाव, हंगामे और हिंसा के बीच ओली ने इस्तीफा दे दिया। उनके चेहरे की थकान और आंखों की बेचैनी स्पष्ट कर रही थी यह इस्तीफा उनकी मजबूरी थी। लेकिन इस्तीफे के बाद एक और सवाल खड़ा हो गया, अब नेपाल कौन संभालेगा? सेना की एंट्री। सरकार के गिरते ही देश अराजकता की ओर बढ़ा और फिर सामने आई सेना। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगी, हथियारबंद सैनिक हर चौक चौराहे पर खड़े हो गए। कर्फ्यू लगाया गया। जनता दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग बोले देश की व्यवस्था लौटेगी, तो कुछ ने कहा सेना का शासन लोकतंत्र की कब खो देगा। नेपाल की रातें अब डर और सन्नाटे से भर गई थी। नई उम्मीद, सुशीला कार्क। लेकिन इस अराजकता में भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। नाम था सुशीला कार्क, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। सत्ता, ईमानदार और साफ सुथरी छवि। सोशल मीडिया रिपोर्ट आने लगी कि इन्होंने अतिरिक्त प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लोगों के बीच चर्चा शुरू हुई, क्या सुशीला कार्क नेपाल को संकट से बाहर निकाल पाएगी या यह सिर्फ राजनीतिक खेल का एक नया अध्याय है। सीमा का असर। नेपाल का संकट अब अंतर्राष्ट्रीय असर दिखाने लगा। भारत सीमा नेपाल बंद कर दी गई। सैकड़ों यात्री फंस गए। दुकानों में सामान की कमी होने लगी। भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए विशेष अभियान चलाया। हजारों लोग बसों और विमानों से स्वदेश लौटे। नेपाल की अस्थिरता अब सिर्फ उसका अतिरिक्त मसला नहीं रही, ये पूरी दक्षिण एशिया हिला रही थी लोगों की जिंदगी। लेकिन इस राजनीतिक हलचल में सबसे ज़्यादा असर पड़ा आम जनता की ज़िंदगी पर। किसानों की फसल खेतों में सूख रही है, स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं, बाज़ारों में ताले लटके हैं और मंदिरों में बैठे साधु नेपाल की शांति स्थिरता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गांव की औरतें कहती हैं हमें राजनीति से मतलब नहीं, हमें रोटी चाहिए। बच्चे कहते हैं हम पढ़ाई करना चाहते हैं, न कि डर से जीना चाहते हैं। यह आंदोलन सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि हर नेपाली की रोज़मर्रा की लड़ाई बन चुका था। भविष्य का सवाल। नेपाल आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक और युवा है जो बदलाव चाहते हैं, दूसरी ओर सेना और पुरानी सत्ता है जो नियंत्रण चाहती है। क्या लोकतंत्र अब मजबूत होगा या नेपाल एक और राजनीतिक अंधकार में डूब जाएगा? यह सिर्फ नेपाल जनता का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है। नेपाल की कहानी अभी अधूरी है, लेकिन इतना साफ है, नई पीढ़ी की आवाज़ अब दबाई नहीं जा सकती। ये आवाज़ सिर्फ इंटरनेट की लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि एक नए नेपाल के लिए है। हिमालय की चोटियों की तरह यह देश भी एक दिन अपने संघर्षों से ऊपर उठेगा। शायद यही नेपाल की नई सुबह होगी।